अलाउंसेस के बारे में, भत्तों के बारे में। और ये जो भत्ते वाला टॉपिक है ये आता है हमारे पास, चैप्टर है आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपका ये न्यूमेरिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी इसमें से आता है आपको एग्जाम में और थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो भत्ता है अलाउंस है होता क्या है। अलाउंस इज ए फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। भत्ता जो है ये क्या है, ये एक फिक्स राशि है, मौद्रिक राशि है जो कि फिक्स है और नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दी जाती है। नियोक्ता का मतलब क्या है, नियोक्ता का मतलब होता है उस ऑफिस का मालिक या फिर वो व्यक्ति जिसके अंडर कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। प्रबंधक नहीं, मालिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो यानी कि पे जो है वो प्रदान करता है। और ये जो अलाउंस है ये क्या होता है, ओवर एंड अबव बेसिक सैलरी, ये जो बेसिक सैलरी है उससे ऊपर या उसके अतिरिक्त होता है, ठीक है। फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कुछ व्यय जो हैं उनकी पूर्ति करना। वेदर पर्सनल और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, और ये जो व्यय हैं ये उसके व्यक्तिगत व्यय भी हो सकते हैं या फिर कार्य पूरा करने के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी ड्यूटी के साथ संबंधित भी हो सकते हैं, किसकी, कर्मचारी की, ठीक है। दीज अलाउंसेज आर फिक्स्ड, ये आपको पहले भी बताया कि ये जो भत्ते हैं ये क्या हैं, ये फिक्स हैं, प्री डिटरमाइंड, ये पहले से निर्धारित हैं। एंड गिवन इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये दिए जाते हैं चाहे व्यक्ति ने वास्तविक खर्च कुछ भी किया हो, ठीक है। वास्तविक उसका व्यय क्या है उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये भत्ते जो हैं फिक्स हैं और दिए जाते हैं पूर्व निर्धारित दर के साथ। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट वी मे डिवाइड दीज अलाउंसेज इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो हमारा कर निर्धारण है, कर का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए ये जो भत्ते हैं इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारे पास फुली टैक्सेबल अलाउंसेज, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, यानी कि ये वो भत्ते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता ही लगता है और पूरी तरह से लगता है। तो ये कौन कौन से भत्ते हैं, ये हैं डीएनएस अलाउंस या फिर डीएनएस पे भी बोला जाता है, एंड एडिशनल डीएनएस अलाउंस। तो ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है महंगाई के लिए, ठीक है। महंगाई भत्ता भी इसको बोला जाता है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, तो जैसे कीमतें बढ़ती हैं उस हिसाब से डीए जो है डीएनएस अलाउंस है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये दिया जाता है कि शहरों में रहते हैं तो शहरों में रहने का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये वाला अलाउंस दिया जाता है। फिर उसके बाद है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या है कि फिक्स किया हुआ है, आदमी चाहे बीमार हो चाहे ना हो ये वाला भत्ता जो है उसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो बीमार होता है, बाहर से दवाई वगैरह खरीदता है, ठीक है, मेडिसिन खरीदता है, तो उसके लिए फिर अतिरिक्त पैसा जो है वो नियोक्ता जो है वो प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तब उसका व्यय जो है वो नियोक्ता जो है वो कर देता है, ठीक है, उसका भुगतान कर देगा। उसके बाद है ओवर टाइम अलाउंस। तो ओवर टाइम अलाउंस क्या है, ओवर टाइम अलाउंस का मतलब है कि जो निर्धारित समय है उस समय अवधि से भी अतिरिक्त समय के लिए काम करना। तो अतिरिक्त समय के लिए जब काम किया जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है। ये फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, इनमें ज़्यादा करके किया जाता है। जैसे दिन में आदमी ने काम किया फिर नाइट शिफ्ट में भी उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो उसको बोलते हैं ओवर टाइम अलाउंस, तो उसको ओवर टाइम में अतिरिक्त पैसा जो है वो दिया जाता है। उसके बाद है टिफ़िन लंच रिफ्रेशमेंट अलाउंस, ठीक है। कई फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं या कुछ विभाग है वो क्या करते हैं अपने कर्मचारियों को टिफ़िन लंच या रिफ्रेशमेंट के लिए भी अलाउंस देते हैं। तो ये जितने भी हम अलाउंस पढ़ रहे हैं ये पूरी तरह से क्या है, कर योग्य हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से कर लगेगा, ठीक है, टैक्स जरूर लगेगा इनके ऊपर। उसके बाद है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। तो ये वाला अलाउंस है ज़्यादा करके जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको मिलता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद इनको कहा जाता है कि इन्होंने घर में या कहीं बाहर अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह खोल के काम नहीं करना है, ठीक है, इसलिए उनको ये भत्ता जो है अलग से दिया जाता है। हिल एरिया अलाउंस, पहाड़ी एरिया में काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कहा गया है इफ़ द हिली
एरिया इज लेस देन 1000 मीटर हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो ये जो टैक्स है इस हिल एरिया अलाउंस के ऊपर तभी लगेगा अगर उस हिल एरिया की हाइट जो है वो समुद्री तल से 1000 मीटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जो सी लेवल है उससे 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1000 मीटर से कम होनी चाहिए, तब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर इसके ज़्यादा हाइट होगी तो उसमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी, वो आगे हम पढ़ेंगे अलाउंसेस उसमें आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डेपुटेशन अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता कहा जाता है इसको। ठीक है, ये तब दिया जाता है कि आदमी एक जगह पे काम कर रहा है तो उसको क्या है कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्टेशन पे काम करने के लिए भेज दिया जाता है, तो उसको क्या है कुछ अतिरिक्त धन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेपुटेशन अलाउंस। ठीक है, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो काम कर रहा है अमृतसर में, ठीक है, लेकिन उसको 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए क्या किया जाता है हिमाचल में भेज दिया जाता है काम करने के लिए। तो ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको कुछ भत्ता दिया जाएगा जिसका नाम हम रखते हैं डेपुटेशन अलाउंस। उसके बाद है प्रोजेक्ट अलाउंस। अगर किसी कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो ये उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी टैक्स जो है वो पूरी तरह से लगेगा। वार्डन अलाउंस, तो ये ज़्यादा करके क्या होता है, ये जो शैक्षणिक स्थल होते हैं, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे दिया जाता है। किसी अगर टीचर की ड्यूटी लग जाती है एक वार्डन के तौर पे, ठीक है, तो उसको वार्डन अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद है अदर अलाउंस। इसके अलावा कोई और भी अलाउंस है वो फैक्ट्री कंपनियां जो हैं अपने हिसाब से देती हैं लोगों को। वो कैसे हैं, जैसे टेलीफोन अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस है, रूरल अलाउंस है, मैरिज अलाउंस है, या कोई सरकारी कर्मचारी है उसको भी इस तरह के अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी अलाउंस मिलेगा तो उसके ऊपर टैक्स पूरी तरह से लगेगा। फिर उसके बाद बी पार्ट हमारे पास आता है, वो है फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेज। ये वो वाले भत्ते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है, ये पूरी तरह से कर मुक्त हैं। तो ये क्या है, अलाउंसेज फ्रॉम यूएनओ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से कोई भत्ते मिलते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंसेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आउटसाइड इंडिया, कोई कर्मचारी जो हैं, ठीक है, भारत सरकार के कर्मचारी हैं लेकिन वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं, तो उनको भारत की सरकार अगर कोई भत्ता देती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अलाउंसेज ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको अगर कोई भत्ते मिलते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। संप्यूचरी अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, तो इस तरह का अलाउंस जो है वो किस तरह का होता है, वो बिल्कुल जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसी तरह से है, तो इनके ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अगर ये अलाउंस मिलता है तो ठीक है। उसके बाद है कंपनसेटरी अलाउंस टू जज, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर है पर डाइम अलाउंस, तो ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय पर डे टू कवर लिविंग एक्सपेंसिव एंड ट्रैवलिंग फॉर वर्क। अब ये कर्मचारी को दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, उसके जीवन यापन के जो व्यय हैं उसके लिए, जब वो यात्रा करता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। ठीक है, उसके नेक्स्ट है हमारे पास अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट्स। सार्क मेंबर स्टेट्स जो हैं उनसे अगर कोई भत्ता मिलता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो पूरी तरह से कर मुक्त होगा। इसके बाद है अलाउंसेज टू चेयरपर्सन मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। ठीक है, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई सदस्य हैं या चेयरपर्सन हैं उनको अगर कोई भत्ते मिलते हैं तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरी तरह से कर मुक्त होंगे। इसके बाद है पार्शियली एग्जम्प्ट अलाउंसेज, ठीक है, अंशतः कर मुक्त भत्ते, यानी कि कुछ ये वाले वो अलाउंसेज हैं जिनकी कुछ राशि के ऊपर टैक्स लगता है और कुछ राशि के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला आता है वो है हाउस रेंट अलाउंस। सेक्शन इसका है 10 सब सेक्शन 13A। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के और अलाउंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में देख लेते हैं। द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड बैलेंस शैल बी टैक्सेबल एंड दस शैल बी इंक्लूडेड इन ग्रोस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ये जो नीचे हमने कुछ पॉइंट दिए हैं तीन, तो इन तीनों राशियों में से जो राशि सबसे कम होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और उसके अतिरिक्त अगर कोई राशि बच जाती है तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो जो अतिरिक्त राशि बच जाएगी उसको क्या किया जाएगा, कर्मचारी की ग्रोस सैलरी में ऐड किया जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस
है, इसमें क्या है, ये जो नीचे हम तीन राशियां बता रहे हैं, इन तीन राशियों में जो राशि सबसे कम होगी, ठीक है, वो कर मुक्त होगी। इसके अलावा अगर वो अतिरिक्त कोई राशि बचती है तो उसके ऊपर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन राशियां कौन सी है? सबसे पहले नंबर एक, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द रेलेवेंट पीरियड। तो जो संबंधित वर्ष है, अगर उसमें कर्मचारी को जो वास्तविक हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, मकान किराया भत्ते की जो राशि प्राप्त हुई है, वास्तविक राशि प्राप्त हुई है, वो वाली राशि देखनी है आपने सबसे पहले, ठीक है। पहला क्या है, सबसे पहले हमने देखना है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो कर्मचारी को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड, जो सैलरी बनती है उसकी 10% से अतिरिक्त कोई किराया दिया जाता है तो वो वाली राशि, ठीक है। फिर है 50% ऑफ सैलरी, वेतन का 50%, इफ़ द अकोमोडेशन इज सिचुएटेड एट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगर अकोमोडेशन जो है, रिहाइश स्थल जो है वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में स्थित है तो वेतन का 50%, एंड 40% ऑफ द सैलरी इफ द हाउस इज सिचुएटेड एट एनी अदर प्लेस फॉर द रेलिवेंट पीरियड। अगर किसी और स्थान पे है तो सैलरी का 40%, ठीक है। अगर रिहाइश किसी और स्थान में स्थित है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई को छोड़कर, तो वेतन का जो 40% बनता है वो कर मुक्त होगा, और इसके अतिरिक्त जो राशि होगी वो कर योग्य होगी। तो आपने पहले क्या देखना है, ये तीनों जो राशियां हैं, इन तीनों राशियों में आपने देखना है जो सबसे कम कौन सी है, जो सबसे कम होगी वो कर मुक्त होगी, ठीक है, और बाकी की जो राशि बचेगी उसके ऊपर कर लगेगा। तो इसमें भी आपने कुछ पॉइंट नोट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ ये 3 पॉइंट हैं इनको याद करके चले जाते हैं और पेपर में न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, और बाद में कहते हैं कि न्यूमेरिकल हमारा ठीक है लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों गलत हो गया। वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप लोग क्या करते हो, ये जो नीचे पॉइंट हैं इनको अपने ध्यान में नहीं रखते, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है कि सैलरी, सैलरी का मीनिंग क्या है इसके लिए, हाउस रेंट अलाउंस के लिए। यहाँ पे सैलरी का यानी कि वेतन का मीनिंग है बेसिक पे प्लस डीए, और डीए में भी आपने याद रखना क्या है, डीए इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार की शर्तों के अधीन होगा तब, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो आपने जब भी सैलरी देखनी है हाउस रेंट अलाउंस के लिए तो आपने इन तीनों को ही ऐड करना है, इसके अलावा और कोई राशि आपने ऐड नहीं करनी है। पहली है बेसिक पे, दूसरी डीए और तीसरा कमीशन। तो डीए के लिए भी शर्त है इफ़ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन के लिए क्या है, अगर कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है, अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर ऐसे है तब, ठीक है। यानी कि ये जो सेल करता है कर्मचारी, उसके ऊपर उसको एक फिक्स प्रतिशत की दर से, निर्धारित दर से कमीशन मिलती है, तो वो करनी है आपने ऐड, ठीक है। फिर क्या है, डीए शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ इट इज़ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो भी ये भी याद रखना है कि डीए को आप तभी ऐड करोगे यदि वो वेतन का हिस्सा है और रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट है, सारे के सारे बेनिफिट, ठीक है, उसकी गणना के समय उसको अगर जोड़ा जाता है, ठीक है, तब आपने डीए को शामिल करना है, नहीं तो आपने शामिल नहीं करना है। तो ये याद रखना है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि सारे के सारे जो रिटायरमेंट के लाभ हैं वो बीच में शामिल हों तभी, ठीक है, गणना करने के लिए तब आप डीए को शामिल करोगे, नहीं तो डीए को शामिल नहीं करोगे, ठीक है। अगर पार्ट लिखा हुआ है कि पार्ट द रिटायरमेंट बेनिफिट, तब आपने उसको शामिल नहीं करना है। फिर उसके बाद है रेलेवेंट पीरियड। तो रेलेवेंट पीरियड का मतलब क्या है, मीन द पीरियड दैट अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे जो संबंधित वर्ष है, रेलेवेंट पीरियड है, उसका यहाँ पे अवधि का मतलब क्या है, यहाँ पे जो संबंधित अवधि है उसका मतलब है कि वो वाली अवधि जिसमें ये जो करदाता है उसने रिहाइश में कब्जा किया हुआ था या उस रिहाइश में अपना निवास किया था, ठीक है, कौन से गत वर्ष में, तब आपने उसको लेना है, ठीक है। ये है आपका रेलेवेंट पीरियड। अगर उसने उस रिहाइश में वो नहीं रहा है, अकोमोडेशन में नहीं था, तो उस राशि को नहीं जोड़ा जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस इज फुली टैक्सेबल if it is received by an employee who is living in his own house or if he does not pay any rent।
हाउस रेंट अलाउंस जो है फिर पूरी तरह टैक्सेबल होगा, फिर किसी प्रकार की छूट नहीं होगी यदि कर्मचारी जो है वो अपने घर में रह रहा है या फिर ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पे उसको किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे वो किराए का भुगतान नहीं करता है, ठीक है, या फिर अपने घर में रहता है, तो उसको जो हाउस रेंट अलाउंस मिला उसके ऊपर पूरी तरह से टैक्स लगेगा, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू रिपोर्ट पैन ऑफ द लैंड लॉर्ड टू द एम्प्लॉयर इफ रेंट पेड, ठीक है, इफ रेंट पेड इज मोर देन ₹1 लाख पर एनम। तो ये कर्मचारी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, कि वो अपने मकान मालिक का पैन नंबर जो है अपने नियोक्ता के पास जमा करवाए, ठीक है, यदि वो किराया जो है ₹1 लाख से अधिक का भुगतान करता है, ठीक है, प्रति वर्ष वो किराए का भुगतान जो है ₹1 लाख से अधिक का करता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो मकान मालिक का पैन नंबर जो है वो अपने नियोक्ता के पास जमा करवाए। इफ़ नथिंग इज मैंशनड अबाउट डीए वी प्रिज्यूम दैट डीए इज नॉट अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर डीए के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आपने ये मान के चलना है कि डीए जो है वो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अंडर नहीं आता है, रोजगार की शर्तों के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया है।